अध्याय 8 प्रथम विश्व युद्ध। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में यूरोप महाद्वीप का राजनीतिक वातावरण तनावपूर्ण हो गया था। सभी देश एक दूसरे की शक्ति से भयभीत होकर अपनी सुरक्षा के लिए मित्र देशों के साथ कूटनीतिक व गुप्त संधियां करने में व्यस्त थे। पूर्वी समस्या का स्वरूप भी विकृत व जटिल हो गया था। सैनिक शक्ति का विकास, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, उग्र राष्ट्रवाद आदि के फलस्वरूप विभिन्न देशों के मध्य मनमुटाव, अविश्वास व शत्रुता का वातावरण उत्पन्न हो गया था। इन सब परिस्थितियों ने मिलकर सन 1914 में एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसने समस्त विश्व को अपनी आग की लपेटों से घेर लिया था। इस घटना को प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। विश्व युद्ध के कारण। प्रथम विश्व युद्ध आकस्मिक घटना नहीं थी, बल्कि ऐसे अनेक कारण व परिस्थितियां थीं जिन्होंने इस घटना की पृष्ठभूमि का निर्माण किया था। गुप्त व कूटनीतिक संधियों के फलस्वरूप सन 1907 में यूरोपीय शक्तियां दो विरोधी सैनिक शिविरों में विभाजित हो गईं। इन विरोधी गुटों में कटुता बढ़ाने में बाल्कन संकट ने भी सहयोग प्रदान किया। अंततः यूरोपीय शक्तियों के मध्य सन 1914 में युद्ध का विस्फोट हो गया और शीघ्र ही इसकी भयंकर आग की लपटों ने संपूर्ण विश्व को घेर लिया। प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारण इस प्रकार से थे। नंबर 1, गुप्त एवं कूटनीतिक संधियां। यूरोपीय शक्तियों के मध्य संपन्न हुई गुप्त व कूटनीतिक संधियां प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण थी। बिस्मार्क प्रथम व्यक्ति था जिसने संधियों के क्रम को प्रारंभ किया था। उसने फ्रांस को यूरोप की राजनीति में एकाकी बनाने, यूरोप महाद्वीप में शांति की स्थापना करने तथा जर्मनी की स्थिति को सुरक्षित बनाने के लिए रूस, ऑस्ट्रिया, इटली, रोमानिया आदि के साथ कूटनीतिक संधियां की थी तथा जर्मनी के हित में कूटनीतिक गुटबंदी को प्रारंभ किया था। बिस्मार्क के पतन के बाद यूरोप महाद्वीप की राजनीतिक परिस्थितियों में दुर्गति से परिवर्तन हुआ और गुटबंदी का ये क्रम निरंतर विकसित होता गया। सन 1894 में रूस व फ्रांस के मध्य द्विवर्गीय संधि संपन्न हुई। उधर जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय की विश्व राजनीति की फलस्वरूप इंग्लैंड को अपनी शानदार पृथक्करण की नीति को त्यागने पर विवश होना पड़ा और उसने भी जापान, फ्रांस व रूस के साथ संधियां की। इस प्रकार ऑस्ट्रिया, जर्मनी व इटली के त्रिगुट के विरुद्ध इंग्लैंड, रूस व फ्रांस की शक्तिशाली गुट का निर्माण हुआ। इन गुटों के मध्य शत्रुता, कटुता व वैमनस्यता की भावना निरंतर बढ़ती गई, जिसके फलस्वरूप विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। पृष्ठ 96। नंबर 2, उग्र राष्ट्रवाद की भावना। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व उग्र राष्ट्रवाद की भावना यूरोप के लगभग सभी देशों में विकसित हो चुकी थी। प्रत्येक देश के निवासी केवल अपने देश से प्रेम करते थे। इस दृष्टिकोण में जर्मनी सबसे आगे था। वहाँ की सरकार व जनता में उग्र राष्ट्रवादी भावना इतनी अधिक विकसित हो चुकी थी कि वे जर्मन राष्ट्र को विश्व का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र मानते थे। वास्तव में ये भावना विश्व क्रांति व अंतर्राष्ट्रीयता के लिए खतरे का संकेत थी। इस भावना से प्रेरित होकर फ्रांस अपने खोए हुए प्रांतों अल्सास व लॉरेन को प्राप्त करने को आतुर था। बाल्कन राज्यों की राजनीति पर भी उग्र राष्ट्रवाद की भावना का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इस प्रकार इंग्लैंड व जर्मनी के मध्य तनाव व कटुता उत्पन्न करने में भी इस भावना की विशेष भूमिका थी। नंबर 3, उग्र सैनिकवाद की भावना का विकास। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप के लगभग सभी देशों ने अपनी सैनिक शक्ति को विकसित करने का प्रयास किया। सन 1890 के पश्चात जर्मनी ने इंग्लैंड की जल शक्ति की तुलना में अपनी जल सेना को अधिक उत्कर्ष व विस्तृत करने की घोषणा की। इस घोषणा के फलस्वरूप उन दोनों देशों में कटुता व शत्रुता का उदय हुआ। नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों से प्रेरित होकर यूरोपीय देशों ने विशाल पैमाने पर आविष्कारी हथियारों व अस्त्र शस्त्रों का निर्माण प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय ने बार बार ये घोषणा करके कि वो सैनिक दृष्टि से जर्मनी को विश्व शक्ति बनाना चाहता है, अपने उग्र सैनिकवादी स्वरूप को स्पष्ट कर दिया। दूसरे शब्दों में यूरोपीय देशों में युद्ध मनोविज्ञान की भावना तेजी से विकसित होती गई। नंबर 4, साम्राज्यवाद। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप सभी देशों में उत्पादन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। मशीनों के आविष्कार व विशाल पैमाने पर वस्तुओं के उत्पादन से 3 समस्याओं का उदय हुआ। प्रथम, कच्चा माल प्राप्त करने के लिए नवीन क्षेत्रों की खोज। द्वितीय, निर्मित वस्तुओं की बिक्री के लिए नवीन बाजारों की खोज। तृतीय, औद्योगिक क्षेत्रों की बढ़ती हुई जनसंख्या को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करना। उपर्युक्त समस्याओं का समाधान करने के लिए यूरोपीय देशों का ध्यान अफ्रीका, एशिया, अमेरिका व बाल्कन राज्यों में नवीन क्षेत्रों की खोज करने की ओर आकर्षित हुआ। किंतु इसके फलस्वरूप उन देशों के मध्य
तनाव व वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो गई। सन 1890 से पूर्व बिस्मार्क ने जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय तनाव व वैमनस्य से मुक्त रखने के उद्देश्य से औपनिवेशिक विस्तार की नीति में अधिक रुचि नहीं दिखाई, किंतु विलियम द्वितीय ने उपयुक्त देशों में जर्मनी के उपनिवेश स्थापित करने का प्रयत्न किया। साम्राज्य विस्तार की भावना से प्रेरित होकर सभी देश एक दूसरे को शंका, अविश्वास, घृणा व कटुता की दृष्टि से देखने लगे। अंततः ये भावना प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। नंबर 5, पूर्वी समस्या के प्रति जर्मनी की नीति। जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय द्वारा टर्की व अन्य पूर्वी राज्यों के प्रति अपनाई गई नीति भी विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। जर्मनी को विश्व शक्ति बनाने के उद्देश्य से विलियम द्वितीय ने पूर्वी समस्या में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। चूँकि बर्लिन सम्मेलन 1878 के पश्चात इंग्लैंड ने टर्की के आंतरिक मामलों में रुचि लेना बंद कर दिया था, अतः उचित अवसर जानकर जर्मनी ने टर्की के साथ मित्रता बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पृष्ठ 97। जर्मन सम्राट ने टर्की के सुल्तान तथा वहां की मुस्लिम जनता को यह आश्वासन दिया कि जर्मनी उनका सबसे अच्छा मित्र था। वास्तविकता ये थी कि जर्मनी बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन के निर्माण की अनुमति टर्की से प्राप्त करना चाहता था। इस रेलवे मार्ग का निर्माण हो जाने से जर्मनी के व्यापार व वाणिज्य के विकास में सहायता मिल सकती थी, किंतु इंग्लैंड ने जर्मनी की इस योजना का विरोध किया, क्योंकि इस योजना के पूरा हो जाने से भारत तथा एशिया के अन्य स्थानों पर इंग्लैंड ब्रिटिश साम्राज्य को खतरा उत्पन्न हो सकता था। ये योजना सीरिया में फ्रांस के हितों के लिए घातक थी, अतः इंग्लैंड व फ्रांस द्वारा जर्मनी के प्रस्तावित रेलवे मार्ग के निर्माण की योजना का विरोध करना स्वाभाविक था। चूँकि रूस उपर्युक्त दोनों देशों का मित्र था, इसलिए उसने भी इंग्लैंड के प्रस्ताव का विरोध किया है, किंतु इस विरोध के बावजूद जर्मनी ने उक्त रेलवे लाइन के निर्माण करने की अनुमति टर्की से प्राप्त कर ली। इस प्रकार पूर्वी समस्या के प्रति जर्मनी की नीति ने यूरोपीय शक्तियों के मध्य शत्रुता व कटुता उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नंबर 6, बोस्निया हर्जेगोविना की समस्या। बोस्निया हर्जेगोविना के प्रश्न ने बाल्कन राजनीति को अधिक जटिल और पेचीदा बना दिया था। मूलतः ये प्रदेश टर्की साम्राज्य में स्थित थे। सन 1878 की बर्लिन संधि के अनुसार इन प्रदेशों के प्रशासन का अधिकार ऑस्ट्रिया को प्राप्त हो गया, किंतु वो इन राज्यों को अपने साम्राज्य में विलीन नहीं कर सकता था। इस शर्त की अवहेलना करके ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ ने 7 अक्टूबर 1908 को उक्त दोनों प्रदेशों को अपने साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। सर्वप्रथम सर्बिया राज्य ने ऑस्ट्रिया के इस कृत्य की कटु आलोचना की। इस प्रकार बोस्निया हर्जेगोविना की समस्या ने ऑस्ट्रिया व सर्बिया के मध्य शत्रुता को जन्म दिया। चूँकि जर्मनी ऑस्ट्रिया का सच्चा मित्र था, अतः स्वाभाविक रूप से उसने इस समस्या में ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन प्रदेशों की समस्या ने बाल्कन राज्यों को ही नहीं, अपितु संपूर्ण यूरोप के राजनीतिक वातावरण को प्रभावित किया। इस समस्या में जर्मनी ने अपने निहित स्वार्थों के कारण ऑस्ट्रिया का समर्थन किया था। नंबर 7, कैसर विलियम द्वितीय का चरित्र। सन 1890 में जर्मनी चांसलर बिस्मार्क के पतन के पश्चात सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने जर्मनी की आंतरिक व वैदेशिक नीतियों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो चाहता था कि विश्व की राजनीति में जर्मनी की निर्णायक भूमिका होनी चाहिए। वो सुदृढ़ नाविक शक्ति को जर्मनी की सर्वतोमुखी उन्नति की कुंजी मानता था। उसकी वैदेशिक नीति का आधार विश्व राजनीति थी। वो जर्मन जाति को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जाति मानता था। उसने 5 जर्मन लीग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, हॉलैंड तथा अन्य देशों में निवास करने वाले जर्मन जाति के लोगों को संगठित करना था। इसकी पुष्टि करते हुए हेजन ने लिखा है, विलियम द्वितीय की इच्छा थी कि जर्मनी की सामुद्रिक शक्ति सुदृढ़ होनी चाहिए। वो जर्मनी को विश्व की निर्णायक शक्ति बनाना चाहता था। उसका विचार था कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका तथा संपूर्ण विश्व की राजनीति में जर्मनी की सम्मति के बिना कोई निर्णय नहीं होना चाहिए। पृष्ठ 98। अपनी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर विलियम द्वितीय ने अनेक योजनाएं बनाई और देश के प्रशासन में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। थल सेना व जल सेना के विकास के लिए उसने राष्ट्रीय आय का बहुत बड़ा भाग व्यय कर दिया। युद्धपोतों के सुविधाजनक आवागमन के लिए कील नहर की खुदाई कराई गई। उसने एक जल सेना लीग की भी स्थापना की थी। विलियम द्वितीय के उपयुक्त कारणों के फलस्वरूप अन्य देशों, विशेषतः इंग्लैंड के साथ जर्मनी के संबंध तनावपूर्ण हो गए। उस समय इंग्लैंड जल सेना की दृष्टि से विश्व का सर्वोत्कृष्ट देश था।
वो नहीं चाहता था कि जल सेना के मामले में अन्य कोई देश उसका मुकाबला करे। अतः जर्मनी ने जब जल सेना के विकास की घोषणा की तो इंग्लैंड ने उसका विरोध किया। जर्मन सम्राट की महत्वाकांक्षाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए इंग्लैंड को शानदार पृथक्करण की नीति त्याग कर जापान, फ्रांस, रूस आदि देशों से संधियां करने को विवश होना पड़ा, जिसके फलस्वरूप यूरोप 2 गुटों में विभाजित हो गया। एक गुट का नेतृत्व जर्मनी के हाथों में था, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व इंग्लैंड कर रहा था। दोनों गुटों के मध्य युद्ध अनिवार्य हो गया। नंबर 8, अल्सास लॉरेन की समस्या। इन प्रदेशों के प्रश्न पर जर्मनी व फ्रांस के मध्य लंबे समय से संघर्ष चल रहा था। सन 1870 में सेडान के युद्ध में फ्रांस की पराजय के फलस्वरूप इन प्रदेशों पर जर्मनी का अधिकार हो गया था। औद्योगिक दृष्टि से ये दोनों प्रदेश अत्यंत महत्वपूर्ण थे, इसलिए फ्रांस की जनता इन प्रदेशों पर पुनः अधिकार करना चाहती थी। सन 1890 तक बिस्मार्क की कूटनीति व दूरदर्शिता के कारण फ्रांस को अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली, किंतु बिस्मार्क के पतन के फलस्वरूप यूरोप के राजनीतिक घटनाक्रम में तेजी से परिवर्तन हुआ और उसने इंग्लैंड व रूस जैसे शक्तिशाली देशों के साथ कूटनीतिक संधियां की। फ्रांस की जनता सरकार से मांग करने लगी कि अल्सास व लॉरेन के प्रदेश हर कीमत पर जर्मन से वापस ले लिए जाएं। इस समस्या को लेकर फ्रांस में कटुता और अधिक बढ़ गई। प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में ये समस्या भी मुख्य थी। नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। उस समय ऐसी कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं थी जो युद्ध की संभावनाओं को टालने अथवा सीमित करने का प्रयत्न करती। सभी देश अपने निहित स्वार्थों को पूरा करने हेतु उचित व अनुचित सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र थे। यद्यपि इस दिशा में हेग सम्मेलनों ने कुछ प्रभावशाली कदम उठाए थे, किंतु विभिन्न देशों के असहयोगपूर्ण व्यवहार के कारण उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। प्रत्येक देश अपनी निजी नीति का पालन करता था, अन्य देशों के हितों की किसी को चिंता नहीं थी। इसके फलस्वरूप संपूर्ण यूरोप में संदेह, निराशा एवं अविश्वास का वातावरण उत्पन्न हो गया था। पृष्ठ 99। युद्ध का तत्कालिक कारण। उपयुक्त परिस्थितियों के फलस्वरूप संपूर्ण यूरोप में अशांति व अव्यवस्था के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे। महाद्वीप के चारों ओर युद्ध के बादल मंडराने लगे। बारूद में विस्फोट के लिए केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या की घटना ने उस चिंगारी का काम किया। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के सम्राट के भतीजे तथा ऑस्ट्रिया के राज सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सरायेवो में कर दी गई। यद्यपि ये कुकृत्य ऑस्ट्रिया की जनता ने किया था, तथापि इसका आरोप सर्बिया पर लगाया गया। ऑस्ट्रिया व सर्बिया के संबंध बोस्निया हर्जेगोविना के प्रश्न पर पहले ही खराब थे। इस घटना के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया को सर्बिया से प्रतिशोध लेने का मौका मिल गया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के सम्मुख 10 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया तथा इसे स्वीकार करने के लिए सर्बिया को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। सर्बिया ने इस त्याग पत्र की अनुचित मांगों को स्वीकार नहीं किया। फलस्वरूप ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का पक्ष लिया। 3 दिन बाद रूस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। चूंकि फ्रांस रूस का मित्र था, अतः उसने भी जर्मनी व ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 5 अगस्त 1914 को ग्रेट ब्रिटेन भी इस युद्ध में सम्मिलित हो गया। इस प्रकार युद्ध ने विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया। प्रथम विश्व युद्ध काल की प्रमुख घटनाएं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से आरंभ हुआ तथा सन 1918 में समाप्त हुआ। इस अवधि में यह युद्ध विभिन्न स्थानों पर लड़ा गया। युद्ध काल की प्रमुख घटनाएं इस प्रकार से थीं। पश्चिमी मोर्चा। इस क्षेत्र में जर्मनी की युद्ध योजना का मुख्य लक्ष्य फ्रांस पर अधिकार करना था। इस लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए जर्मनी में सर्वप्रथम बेल्जियम पर अधिकार करने के लिए अपनी सेनाओं को आदेश दिया। अगस्त 1914 में बेल्जियम की राजधानी बुलसेस पर जर्मनी का अधिकार हो गया। इंग्लैंड तथा फ्रांस ने बेल्जियम की सहायता के लिए अपनी सेनाएं भेजी, किंतु जर्मनी ने उन्हें भी विभिन्न स्थानों पर बुरी तरह पराजित कर दिया। इस सफलता से जर्मनी का उत्साह बढ़ गया और उसकी सेना फ्रांस की सीमा में प्रवेश करके धीरे धीरे फ्रांस की राजधानी पेरिस की ओर बढ़ने लगी। लगभग संपूर्ण उत्तरी फ्रांस पर जर्मनी का अधिकार हो गया। मारने का युद्ध। विश्व के इतिहास में मारने के युद्ध की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण व निर्णायक मानी जाती है। इस युद्ध ने फ्रांस की जनता के भविष्य को बदल दिया। अब जर्मन सेना ने मारने नदी को पार किया और वो पेरिस से मात्र 15 किलोमीटर दूर थी। तब ऐसा प्रतीत होता था
कि फ्रांस पर शीघ्र ही जर्मनी का अधिकार हो जाएगा, किंतु फ्रांसीसी सेना के चीफ कमांडर जोफ्रे ने अपनी सेना को करो या मरो का आदेश देकर सैनिकों में उत्साह जागृत कर दिया। फलस्वरूप सैनिकों ने राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित होकर युद्ध किया और जर्मन सेना को पराजित कर दिया। इस पराजय के फलस्वरूप जर्मनी को फ्रांस पर अधिकार करने के विचार को त्यागना पड़ा। हजन ने मारने के युद्ध के महत्व के विषय में लिखा है, युद्ध में जर्मन बुरी तरह पराजित हुए। मारने के युद्ध में फ्रांस ने स्वयं को, यूरोप को तथा विश्व को बचा लिया था। पृष्ठ 100। न्यू चैपल का युद्ध। यद्यपि मारने के युद्ध में जर्मनी की सेना को फ्रांस के विरुद्ध भीषण पराजय का मुंह देखना पड़ा, तथापि जर्मनी ने उत्तर पूर्वी फ्रांस व बेल्जियम के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया था। मार्च 1915 में इंग्लैंड और फ्रांस की संयुक्त सेनाओं ने जर्मनी की सेना को उत्तरी सागर में खदेड़ने तथा उसकी मोर्चाबंदी को तोड़ने के उद्देश्य से आक्रमण कर दिया। न्यू चैपल के युद्ध में दोनों ओर की सेनाओं की तरफ से भीषण गोलाबारी हुई। यद्यपि इस युद्ध में किसी पक्ष को सफलता प्राप्त नहीं हुई, तथापि यह युद्ध इस दृष्टि से भी अधिक महत्वपूर्ण था कि इंग्लैंड व फ्रांस इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि जर्मनी सेना को बेल्जियम व फ्रांस की सीमा के बाहर खदेड़ना है तो कठिन परिश्रम व बलिदान करना पड़ेगा। यह युद्ध इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि वाटरलू के युद्ध में इंग्लैंड तथा प्रशा के जितने सैनिक मारे गए थे उससे कहीं अधिक इस युद्ध में मारे गए, हताहत हुए तथा बंदी बनाए गए। सोमे का युद्ध। जब वार्डन का युद्ध चल रहा था उसी समय फ्रांस की सेना के सहयोग से इंग्लैंड की सेना 1 जुलाई 1916 को जर्मन सेनाओं पर आक्रमण कर दिया। इसे सोमे का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में भी दोनों पक्षों को जन धन की अपार क्षति पहुंची। मृत सैनिकों की संख्या की दृष्टि से ये सर्वाधिक विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में ही ग्रेट ब्रिटेन ने सर्वप्रथम टैंकों का प्रयोग किया था। युद्ध के प्रारंभ में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को लगभग 120 वर्ग मील क्षेत्र पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त हुई, किंतु वर्षा का मौसम होने के कारण उन्हें पुनः सफलता मिलना असंभव हो गया। इस युद्ध के फलस्वरूप मित्र राष्ट्रों की सेना पर जर्मनी का दबाव कम हो गया। पूर्वी मोर्चे पर युद्ध की घटनाएं। पूर्वी प्रशा पर रूस का आक्रमण। जब पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था, उसी समय अगस्त 1914 में रूस ने पूर्वी प्रशा पर आक्रमण करने का निश्चय किया। रूस की सेना द्रुत गति से आगे बढ़ी तथा उसने कई स्थानों पर विजय प्राप्त की। रूसी सेना के अचानक आक्रमण से जर्मनी चकित हो गया। इस घटना के फलस्वरूप जर्मनी को पश्चिमी क्षेत्र से अपनी सेनाएं हटाने को विवश होना पड़ा ताकि रूस के आक्रमण को रोका जा सके, किंतु रूस की सफलता क्षणिक सिद्ध हुई। जर्मनी सेना ने हिंडेनबर्ग के नेतृत्व में रूस की सेना को पराजित कर दिया। रूस को न केवल जीते हुए क्षेत्रों से हटना पड़ा, बल्कि अपनी भूमि का भी कुछ भाग जर्मनी को समर्पित करना पड़ा। ऑस्ट्रिया पर रूस का आक्रमण। सितंबर 1914 में रूस ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। ऑस्ट्रिया को कई स्थानों पर पराजित होना पड़ा तथा गैलिशिया के प्रदेश पर रूस का अधिकार हो गया। जब रूस की सेनाएं हंगरी के मैदानों की ओर बढ़ रही थीं, उस समय जर्मन सेना के सेनापति हिंडेनबर्ग ने रूस के अधीनस्थ राज्य पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। इसके अतिरिक्त जर्मनी ने ऑस्ट्रिया की सहायता के लिए सेना की एक टुकड़ी भेज दी। इस प्रकार जर्मनी के हस्तक्षेप के कारण रूस को ऑस्ट्रिया के विरुद्ध अभियान में सफलता नहीं मिल सकी। उसे गैलिशिया का प्रदेश भी खाली करना पड़ा। पृष्ठ 101। रूस ने अपनी सैनिक स्थिति में सुधार करके जून 1916 में पुनः ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। रूसी सेनाएं गैलिशिया पर आक्रमण करने के बाद लेम्बर्ग की ओर बढ़ने लगीं, किंतु इसी मध्य जर्मनी द्वारा ऑस्ट्रिया की सहायता के लिए सेना भेज देने से रूसी सेना की सफलता असंभव हो गई। ये रूसी सेना का अंतिम आक्रमण था। रूस में हुई अपार क्षति के कारण रूस की जनता, सैनिकों व सरकार में निराशा का वातावरण छा गया। क्रोधित जनता ने युद्ध की पराजय तथा क्षति के लिए जार शासन की अकर्मण्यता, अयोग्यता व भ्रष्टाचार को दोषी बताया तथा मार्च 1917 में जनता ने जार शासन के विरुद्ध क्रांति कर दी, जिसने रूस के इतिहास को नवीन दिशा प्रदान की। दक्षिण पूर्वी मोर्चे पर युद्ध की घटनाएं। टर्की साम्राज्य ने 3 नवंबर 1914 को जर्मनी के समर्थन में युद्ध में प्रवेश किया था। उस समय अनवर पाशा टर्की का युद्ध मंत्री था। वो जर्मनी के युद्ध नीति का कट्टर समर्थक था। टर्की का सुल्तान भी जर्मन सम्राट कैसर विलियम द्वितीय के प्रभाव में था। इन कारणों से टर्की ने जर्मनी का समर्थन करने का निश्चय किया। उसने जर्मनी के युद्धपोतों को
बॉस्पोरस में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान कर दी। वहां से जर्मनी के जहाज सरलता से काला सागर में पहुंचकर रूसी बंदरगाहों पर गोलाबारी कर सकते थे। रूस के लिए टर्की की ये खुली चुनौती थी, अतः रूस ने टर्की के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इंग्लैंड व फ्रांस ने रूस के निर्णय का समर्थन किया। टर्की की राजधानी कुस्तुनतुनिया की भौगोलिक स्थिति राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ये नगर यूरोप व एशिया की सीमा पर स्थित था। जर्मनी मेसोपोटामिया व फारस पर अधिकार करने के बाद फ्रांस और मिस्र पर आक्रमण करना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करना आवश्यक था। मित्र राष्ट्र भी काला सागर के रास्ते से रूस को युद्ध सामग्री भेजने के उद्देश्य से इस नगर को अपने अधिकार में लेना चाहते थे, किंतु मित्र राष्ट्रों को प्रथम प्रयास में सफलता प्राप्त नहीं हुई। विश्व युद्ध में बल्गेरिया का प्रवेश। दक्षिण पूर्वी मोर्चे पर मित्र राष्ट्रों की सफलता का बाल्कन प्रायद्वीप की राजनीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उस समय तक बल्गेरिया युद्ध में तटस्थ था, किंतु इस घटना ने मित्र राष्ट्रों की कमजोरी को सिद्ध कर दिया। अतः इस घटना से प्रोत्साहित होकर बल्गेरिया ने अक्टूबर 1915 में जर्मनी के पक्ष में युद्ध में प्रवेश करने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के दो परिणाम हुए। नंबर 1, टर्की के साथ केंद्रीय शक्तियों अर्थात जर्मनी ऑस्ट्रिया का प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया। नंबर 2, सर्बिया का पतन निश्चित हो गया। सर्बिया का पतन। ऑस्ट्रिया द्वारा सन 1914 में सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। उस समय ऑस्ट्रिया को सर्बिया अभियान में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी, किंतु बल्गेरिया द्वारा केंद्रीय शक्तियों के पक्ष में युद्ध में सम्मिलित होने के बाद जर्मनी व ऑस्ट्रिया ने एक बार पुनः सर्बिया पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उन्हें रूस के विरुद्ध अभियान में पहले ही सफलता मिल चुकी थी, जिससे प्रोत्साहित होकर उन्होंने अक्टूबर 1915 में सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। द्वितीय बाल्कन युद्ध में सर्बिया ने मैसेडोनिया का प्रदेश बल्गेरिया से छीन लिया था, जिसके कारण बल्गेरिया सर्बिया से घृणा करता था। अतः उचित अवसर देखकर उसने पूर्व की ओर से सर्बिया पर आक्रमण कर दिया। 28 नवंबर 1915 को सर्बिया की भीषण पराजय हुई और उसका पूर्णतः पतन हो गया। जनवरी 1916 में केंद्रीय शक्तियों ने मॉन्टीनिग्रो को भी पराजित कर दिया। इतिहासकार फर्डिनेंड शेविल ने इस घटना के महत्व के विषय में लिखा है, महायुद्ध में बल्गेरिया का प्रवेश एक निर्णायक घटना थी, क्योंकि इसके फलस्वरूप बाल्कन प्रायद्वीप में बाल्कन राज्यों का प्रभुत्व भली भांति स्थापित हो गया। जब सर्बिया के साथ मॉन्टीनिग्रो, अल्बानिया तथा मैसेडोनिया का पतन हो गया तो बर्लिन व कुस्तुनतुनिया के मध्य प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया। पृष्ठ 102। रोमानिया की पराजय। रोमानिया मित्र राष्ट्रों के पक्ष में 27 अगस्त 1916 को युद्ध में सम्मिलित हुआ था। सितंबर 1916 में जर्मनी सेना के जनरल मैकेंस के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया व टर्की की सेनाओं के सहयोग से रोमानिया पर आक्रमण किया। जर्मन सेना की दूसरी लड़ाई ने रोमानिया पर पश्चिम दिशा से आक्रमण कर दिया। फलस्वरूप जर्मनी की विजय हुई और रोमानिया के लगभग संपूर्ण दक्षिणी भाग पर जर्मनी का अधिकार हो गया। 6 दिसंबर को जर्मन सेना ने रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में प्रवेश किया। समुद्री मोर्चे पर युद्ध की घटनाएं। कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि प्रथम विश्व युद्ध के सभी मोर्चों में समुद्री मोर्चा सबसे बड़ा था। उस समय ग्रेट ब्रिटेन संपूर्ण यूरोप में अपनी जल शक्ति की सर्वोच्चता के लिए विख्यात था। ब्रिटिश सरकार इस सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती थी, क्योंकि उसके व्यापार, वाणिज्य व उपनिवेशों की रक्षा के लिए जल सेना एक आवश्यक वस्तु थी। सन 1890 के पश्चात इंग्लैंड व जर्मनी के मध्य शत्रुता व तनाव उत्पन्न होने के कारण जर्मनी द्वारा जल सेना का तीव्र गति से विकास करना था। इस प्रकार जल सेना के विस्तार की होड़ ने प्रथम विश्व युद्ध को प्रारंभ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जल सेना की होड़ ने युद्ध काल में निर्णायक भूमिका निभाई थी। युद्ध प्रारंभ होते ही ग्रेट ब्रिटेन ने जर्मनी के समुद्री तटों व बंदरगाहों पर अवरोध उपस्थित करने के उद्देश्य से समुद्रों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की योजना बनाई। अगस्त 1914 में इंग्लैंड ने हेल्गोलैंड के निकट जर्मनी की जल सेना को पराजित कर दिया, किंतु शीघ्र ही जर्मनी ने चिली के बंदरगाह के निकट इंग्लैंड को पराजित करके अपनी पराजय का बदला ले लिया। जर्मनी की सफलता इंग्लैंड की नाविक सर्वोच्चता के लिए खुली चुनौती थी। इंग्लैंड ने 8 दिसंबर 1914 को फॉकलैंड द्वीप समूह में जर्मन जहाजी बेड़े को नष्ट करके अपनी सर्वोच्चता को सिद्ध कर दिया।
इंग्लैंड व जर्मनी के मध्य समुद्री मोर्चे का सर्वाधिक विख्यात युद्ध जूटलैंड का युद्ध था। 31 मई 1916 को ब्रिटिश एडमिरल बेटी ने जर्मनी जहाजी बेड़े पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में जर्मनी की अपेक्षा ब्रिटिश जलपोतों का अधिक संख्या में विनाश हुआ था। यद्यपि ये सबसे बड़ा समुद्री युद्ध था, तथापि इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इतना अवश्य हुआ कि ब्रिटिश जहाजी बेड़े ने शत्रु के जहाजी बेड़े को हेल्गोलैंड तक वापस खदेड़ दिया। पृष्ठ 103। दक्षिणी मोर्च इटली पर युद्ध की घटनाएं। प्रारंभ में इटली ने विश्व युद्ध में तटस्थ रहने का निश्चय किया था, किंतु कालांतर में परिस्थितियों के परिवर्तन के फलस्वरूप 23 मई 1915 को इटली ने मित्र राष्ट्रों इंग्लैंड, फ्रांस, रूस के समर्थन में युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। जून 1915 में इटली ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया, किंतु उसे ऑस्ट्रिया से पराजित होना पड़ा। सन 1916 में जब जर्मन सेनाएं पश्चिमी मोर्चे पर इंग्लैंड व फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में संलग्न थीं, उस समय ऑस्ट्रिया ने इटली पर आक्रमण कर दिया, किंतु पूर्व की दिशा से रूस ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण करके उसकी योजना को निष्फल बना दिया। सन 1917 में इटली को ऑस्ट्रिया जर्मनी के संयुक्त आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में इटली को पराजित होना पड़ा, किंतु शीघ्र ही इटली को ब्रिटिश व फ्रांसीसी सेनाओं की सहायता मिल जाने से स्थिति संभल गई। सन 1918 में ऑस्ट्रिया को विभिन्न मोर्चों पर पराजित होना पड़ा। फलस्वरूप उसने अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन के समक्ष शांति संधि का प्रस्ताव रखा। 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। अमेरिका का युद्ध में प्रवेश। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश की घोषणा विश्व के इतिहास में वर्ष 1917 की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। युद्ध में जर्मनी की विनाशकारी नीति के कारण अमेरिका को ये अप्रिय व दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लेने को विवश होना पड़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने इस संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा था, विश्व के जीवन में शांति व न्याय के सिद्धांतों की रक्षा करने तथा स्वार्थी व तानाशाही शक्तियों के विरुद्ध विश्व में प्रजातंत्र को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका युद्ध में सम्मिलित होने को बाध्य हुआ था। युद्ध में अमेरिका के सम्मिलित हो जाने के फलस्वरूप मित्र राष्ट्रों की स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ हो गई तथा शक्ति संतुलन उनके पक्ष में हो गया। रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917। सन 1915 व 1916 में पूर्वी मोर्चे पर रूस केंद्रीय शक्तियों द्वारा बुरी तरह पराजित हुआ था। दूसरी तरफ रूस की आंतरिक स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी। वहां की सरकार पूर्ण निरंकुश थी, जो जनता की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखती थी। फलस्वरूप 15 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय के शासन के विरुद्ध रूस में क्रांति का विस्फोट हो गया। 7 नवंबर 1917 को लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने सरकार पर पूरा अधिकार कर लिया। लेनिन को प्रधानमंत्री तथा ट्रोट्स्की को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। बोल्शेविक सरकार ने युद्ध की गतिविधियों को बंद करके केंद्रीय शक्तियों के साथ संधि वार्ता प्रारंभ की। 3 मार्च 1918 को दोनों देशों में एक संधि संपन्न हुई, जिसके आधार पर रूस ने लगभग 5 लाख वर्ग मील भूमि को केंद्रीय शक्तियों को समर्पित कर दिया। बोल्शेविक सरकार के इस कार्य से मित्र राष्ट्रों की शक्ति को गहरा आघात लगा। बल्गेरिया द्वारा आत्मसमर्पण। बल्गेरिया टर्की साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण राज्य था। 29 सितंबर 1919 को बल्गेरिया ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया तथा युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस घटना से केंद्रीय शक्तियों को गहरा आघात लगा, क्योंकि इसके फलस्वरूप बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन के निर्माण करने की जर्मनी योजना में पुनः अवरोध उपस्थित हो गया। इसके अतिरिक्त जर्मनी व टर्की के मध्य यातायात व संचार की सुविधा समाप्त हो गई। टर्की व ऑस्ट्रिया द्वारा आत्मसमर्पण। बल्गेरिया के आत्मसमर्पण की घटना ने केंद्रीय शक्तियों की रीढ़ तोड़ दी। प्रतिकूल परिस्थितियां देखकर टर्की व ऑस्ट्रिया दोनों देशों ने युद्ध से हटने का निश्चय किया। उन्होंने मित्र राष्ट्रों के समक्ष युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। 31 अक्टूबर 1918 को टर्की व ऑस्ट्रिया ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करके मित्र राष्ट्रों के समक्ष बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। पृष्ठ 104। जर्मनी द्वारा आत्मसमर्पण। अब जर्मनी ही एकमात्र देश था जो युद्ध के मैदान में डटा हुआ था। जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय ने अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन के समक्ष संधि वार्ता का प्रस्ताव रखा, किंतु इसी मध्य जर्मनी में क्रांति हो गई और जनता ने विलियम द्वितीय से त्याग पत्र की मांग की। विवश होकर 9 नवंबर 1918 को उसने सम्राट पद से त्याग पत्र
दे दिया। 11 नवंबर को जर्मनी ने भी युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध, जिसका प्रारंभ जर्मन सम्राट विलियम द्वितीय की आक्रामक नीति व महत्वाकांक्षाओं के फलस्वरूप हुआ था, सन 1918 में उसके त्यागपत्र तथा जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ समाप्त हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध विश्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। सभी दृष्टियों से ये एक महान युद्ध था। इस युद्ध में पूर्व युद्धों की अपेक्षा सर्वाधिक विनाश हुआ था। इसमें लगभग 36 देशों ने भाग लिया। दोनों पक्षों की ओर से भाग लेने वाले सैनिकों की संख्या लगभग 6 करोड़ 50 लाख थी, जिसमें से लगभग 1 करोड़ 30 लाख सैनिक मारे गए, लगभग 2 करोड़ 20 लाख हताहत हुए तथा 70 लाख सैनिक अपाहिज हो गए। ये प्रथम युद्ध था जिसमें टैंक, हवाई जहाज, हवाई बम, पनडुब्बी, जहरीली गैस आदि नवीनतम व आधुनिक हथियार व वस्तुओं का प्रयोग किया गया था। यद्यपि लगभग 4 वर्ष 6 माह के पश्चात युद्ध समाप्त हो गया, तथापि इसके दूरगामी परिणामों ने कालांतर में विभिन्न देशों के राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक जीवन को प्रभावित किया। राजनीतिक परिणाम। राजतंत्रीय सरकारों का पतन। यूरोप महाद्वीप के देशों तथा अन्य देशों में कार्यरत एक तंत्रीय व राजतंत्रात्मक सरकारों के लिए प्रथम विश्व युद्ध मृत्यु वारंट सिद्ध हुआ। इस युद्ध के फलस्वरूप जर्मनी, ऑस्ट्रिया व रूस के विख्यात 3 राजवंशों का पूर्णतः पतन हो गया। सन 1923 में टर्की के सुल्तान को भी गद्दी छोड़ने को विवश होना पड़ा। इस प्रकार टर्की के उस्मानी राजवंश का भी पतन हो गया। इस प्रकार पोलैंड, बल्गेरिया, चेकोस्लोवाकिया व फिनलैंड की निरंकुश सरकारों का भी अंत हो गया। इस प्रकार अधिकांश देशों में निरंकुशता व राजतंत्र पूरी तरह समाप्त हो गया। यद्यपि इंग्लैंड, स्पेन, यूनान, रोमानिया आदि देशों की राजतंत्रीय सरकारों पर इस युद्ध का प्रभाव नहीं पड़ा, तथापि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन देशों की सरकारें अपने राजतंत्रीय व निरंकुश स्वरूप को अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रख सकी और वहां पर भी युद्ध के पश्चात प्रजातंत्रीकरण की प्रक्रिया का शुभारंभ हो गया। जनतंत्रीय भावना का विकास। विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय इंग्लैंड ने ये घोषणा की थी कि उसका उद्देश्य प्रजातंत्र की रक्षा करना है। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने भी स्पष्ट घोषणा की थी कि निरंकुश व प्रतिक्रियावादी सरकारों से विश्व को सुरक्षित करने तथा प्रजातंत्र की भावना की रक्षा के लिए अमेरिका ने विश्व युद्ध में भाग लिया था। इस प्रकार युद्ध काल में केंद्रीय शक्तियों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों द्वारा की गई घोषणा ने प्रजातंत्र की भावना को प्रोत्साहित किया था। युद्ध समाप्त हो जाने के पश्चात जब विभिन्न देशों की राजतंत्रीय सरकारों का पतन हो गया तो उसका ध्यान प्रजातांत्रिक सरकारों ने ले लिया। पृष्ठ 105। रूस, ऑस्ट्रिया तथा जर्मनी, जहां पर विश्व के विख्यात राजवंश सत्तारूढ़ थे, में भी जनतंत्रीय सरकारों का गठन हो गया। जर्मनी में होहेनजोलर्न वंश के प्रथम सम्राट कैसर विलियम द्वितीय को, जो संभवतः विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट था, राज सिंहासन छोड़कर हॉलैंड भागना पड़ा तथा जर्मनी की जनता ने देश में गणतंत्र की स्थापना की। जर्मनी के एकीकरण के पश्चात सर्वप्रथम गणतंत्रीय सरकार की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हुई थी। जर्मनी का अनुसरण करते हुए रूस, चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, लिथुआनिया, फिनलैंड, टर्की आदि देशों की जनता ने भी अपने देशों में गणतंत्रीय सरकारों का गठन किया। इस प्रकार युद्ध में पश्चिम देशों के प्रजातंत्रीय सिद्धांत की विजय हुई और पूर्व व मध्य यूरोप के 3 महान सैनिक तानाशाहों को पराजित होना पड़ा। राष्ट्रीयता की भावना का विकास। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में सर्वत्र राष्ट्रीयता की भावना व्याप्त हो गई। ये निश्चित किया गया कि किसी देश की सीमाओं का निर्धारण करते समय उस देश की सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपरा आदि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसी भावना से प्रेरित होकर विल्सन ने पेरिस के शांति सम्मेलन में आत्मसमर्पण के सिद्धांत पर विशेष बल दिया। उन्होंने अपने 14 सूत्री कार्यक्रम में भी इस सिद्धांत को प्रमुख स्थान प्रदान किया। यद्यपि सम्मेलन के सदस्यों ने अपने निजी स्वार्थों के कारण विल्सन के उक्त सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, तथापि वे इस सिद्धांत की पूरी तरह अवहेलना भी नहीं कर सके। इस सिद्धांत के आधार पर पेरिस सम्मेलन में चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, हंगरी, पोलैंड, फिनलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया व लैटविया नामक 8 नवीन राज्यों का गठन किया गया। उपरोक्त राज्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे राज्य भी थे जहां पर राष्ट्रीयता व आत्मनिर्णय का सिद्धांत पूरी तरह लागू नहीं हो सका। ऐसे राज्यों में
अल्पसंख्यकों की भावना की अवहेलना करके उन्हें बहुसंख्यकों की दया पर छोड़ दिया गया। चूंकि अन्य देशों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो चुका था, इसलिए उन देशों से प्रेरणा पाकर इन राज्यों की जनता ने विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात राष्ट्रीयता की भावना विकास के सर्वोच्च शिखर पर थी। अंतरराष्ट्रीयता की भावना का विकास। अंतरराष्ट्रीयता की भावना का उदय व विकास भी एक महत्वपूर्ण तत्व था जो विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप राजनीतिक क्षेत्र में परिलक्षित हुआ था। युद्ध के विनाशकारी परिणामों ने भी सभी देशों के राजनीतिज्ञों की आंखें खोल दी और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विश्व में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए पारस्परिक मैत्री व सहयोग की आवश्यकता है। वे ये भलीभांति समझ गए कि युद्ध द्वारा समस्याओं को नहीं सुलझाया जा सकता। इस प्रकार यूरोपीय देशों में शनह शनह अंतरराष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। इसी भावना के आधार पर सन 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के सदस्य इस भावना से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने भविष्य में विभिन्न देशों की समस्याओं को परस्पर बातचीत के माध्यम से हल करने के लिए एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का निर्णय लिया। राष्ट्र संघ की स्थापना इसी निर्णय के फलस्वरूप की गई थी। आर्थिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध आर्थिक क्षति व विनाश की दृष्टि से सदैव स्मरणीय रहेगा। इस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से लगभग 10 खरब रुपए की धनराशि व्यय हुई थी तथा अप्रत्यक्ष रूप से व्यय की गई धनराशि का अनुमान लगाना असंभव है। विश्व के महान अर्थशास्त्रियों का मत है कि मार्च 1915 में अकेले इंग्लैंड का युद्ध का व्यय 15 लाख पाउंड प्रतिदिन था, जो बढ़कर सन 1917-1918 में 65 लाख पाउंड प्रतिदिन हो गया था। पृष्ठ 106। युद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात सभी देशों पर राष्ट्रीय ऋण का अत्यधिक भार पड़ा। ऐसा अनुमान है कि फ्रांस पर 14,74,720 लाख फ्रैंक तथा जर्मनी पर 16,06,000 लाख मार्क राष्ट्रीय ऋण था। इसके अतिरिक्त उत्तरी फ्रांस, बेल्जियम, उत्तरी इटली, रूस, पोलैंड, सर्बिया, ऑस्ट्रियन गैलिशिया आदि कुछ ऐसे राज्य थे जिन पर बड़े देशों का राजनीतिक प्रभुत्व था। उन्हें आर्थिक दृष्टि से शत्रु देशों ने बर्बाद कर दिया था। ये आंकड़े इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि युद्ध में दोनों पक्षों का अपार व्यय हुआ था। इस आर्थिक विनाश के लिए कुछ परिणाम उत्तरदायी थे जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, सभी देशों ने युद्ध में अपनी पूरी शक्ति, समय, धन व ध्यान लगा दिया, जिसके फलस्वरूप उद्योग, व्यापार, कृषि व वाणिज्य का विकास अवरुद्ध हो गया। उत्पादन क्षमता का ह्रास हो जाने से उन्हें जनता की आवश्यकता की वस्तुओं का आयात करना पड़ा। नंबर 2, उत्पादन घट जाने के कारण वस्तुओं के मूल्यों में अपार वृद्धि हो गई। इसके फलस्वरूप लोगों को अनेक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जनता भूखों मरने लगी। नंबर 3, राष्ट्रीय ऋण का अत्यधिक भार होने के कारण विभिन्न देशों की सरकारों ने विशाल पैमाने पर कागजी मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया, जिसके कारण मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई और वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार युद्धोत्तर काल की आर्थिक नीति ने जनता के कष्ट व समस्याएं बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नंबर 4, आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से जनता पर नाना प्रकार के कर लगाकर सरकारों ने जनता के कष्टों में और अधिक वृद्धि कर दी। उनकी आर्थिक स्थिति पहले की अपेक्षा अधिक शोचनीय हो गई, जिसके फलस्वरूप जनता में असंतोष बढ़ने लगा। सामाजिक परिणाम। नंबर 1, युद्ध की अवधि में सैनिकों की मांग तथा युद्ध सामग्री निर्मित करने वाले उद्योगों में कार्य करने के लिए मजदूरों की मांग में वृद्धि हुई। इस मांग के फलस्वरूप पुरुषों ने अपने कार्यों को छोड़कर सैनिक सेवा तथा युद्ध सामग्री के उद्योगों में कार्य करने का निर्णय लिया और रिक्त स्थानों पर स्त्रियां कार्य करने लगीं। इससे पूर्व स्त्रियों का कार्य क्षेत्र घर की चारदीवारी तक ही सीमित था, किंतु युद्ध के फलस्वरूप परिस्थितियों में तेजी से परिवर्तन आया और महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर कारखानों तथा कार्यालयों में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार महिलाओं के कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ और वे अपने सामाजिक महत्व का अनुभव करने लगीं। उन्होंने देश के आर्थिक विकास में सहयोग देने के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेने का निर्णय लिया। उनमें आत्मविश्वास व आत्मनियंत्रण की भावना जागृत होने लगी। इस जागृति के फलस्वरूप कालांतर में महिलाओं ने पुरुषों के समान अधिकार व सुविधाओं की मांग सरकार से की। इस प्रकार महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गया तथा उनके सामाजिक स्तर में सुधार होने लगा। नंबर 2,
जातीय कटुता की भावना को समाप्त करने की दिशा में भी प्रथम विश्व युद्ध का महत्वपूर्ण योगदान था। सन 1914 में सभी देश जातीय कटुता व रंगभेद की कुत्सित भावना से ग्रसित थे। इस भावना के आधार पर ग्रेट ब्रिटेन के लोग भारत तथा अफ्रीका वासियों से घृणा करते थे। इस प्रकार जर्मन व फ्रेंच जनता स्वयं को अन्य देशों की जनता से श्रेष्ठ समझती थी। प्रथम विश्व युद्ध विश्वव्यापी स्तर पर लड़ा गया था, जिसमें सभी जातियों के व्यक्तियों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया था। भारत व अफ्रीका के सैनिक ग्रेट ब्रिटेन के पक्ष में लड़े, अतः ब्रिटेन वासियों के हृदय में स्वाभाविक रूप से भारत व अफ्रीका की जनता के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होने लगी और जातीय कटुता की भावना धीरे धीरे कम होने लगी। पृष्ठ 107। नंबर 3, महायुद्ध में श्रमिकों का योगदान भी सराहनीय था, क्योंकि उन्होंने विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों व अन्य युद्ध सामग्री का निर्माण किया था। इन कार्यों के फलस्वरूप श्रमिकों ने अपने देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। युद्ध के पश्चात उन्होंने सरकार से आवश्यक सुविधाओं की मांग की। यद्यपि ट्रेड यूनियन आंदोलन का प्रारंभ युद्ध के पूर्व ही हो गया था, तथापि श्रमिकों को इस आंदोलन को संचालित करने में पूर्ण सफलता युद्ध के बाद ही मिल सकी। उन्होंने ट्रेड यूनियनों के माध्यम से ये भी मांग रखी कि देश में प्रशासन तथा व्यापार व उद्योग में उनका स्थान निश्चित होना चाहिए। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप श्रमिकों में जागृति उत्पन्न हो गई। नंबर 4, शिक्षा की प्रगति व विकास पर युद्ध का विपरीत प्रभाव पड़ा था। युद्ध काल में सैनिकों की मांग बढ़ जाने तथा अनिवार्य सैनिक सेवा के कारण बहुत से विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़कर सेना में भर्ती होने का निर्णय किया। विद्यार्थियों की संख्या घट जाने के फलस्वरूप अधिकांश शिक्षण संस्थाएं बंद हो गयीं। इस प्रकार शिक्षा जगत में सुधार व विकास की आवश्यकता का अनुभव युद्धोत्तर काल में किया गया। समाजवाद का उदय। समाजवाद की भावना का उदय व विकास भी युद्ध का परिणाम था। इस भावना के अंतर्गत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण एवं उन पर राज्य का स्वामित्व सम्मिलित था। इस भावना के फलस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप पहले की अपेक्षा अधिक बढ़ गया तथा श्रमिक वर्ग के महत्व में वृद्धि हो गई। सरकारों ने श्रमिकों को आवास, चिकित्सा, शिक्षा तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की तथा उन्हें ट्रेड यूनियन गठित करने व हड़ताल करने के अधिकार भी प्रदान कर दिए। विज्ञान की प्रगति। युद्ध का अंतिम किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति व विकास के रूप में दृष्टिगोचर हुआ था। युद्ध में विश्व के प्रख्यात वैज्ञानिक द्वारा विध्वंसकारी आविष्कार किए गए तथा उनका खुलकर प्रयोग किया गया। ये प्रथम युद्ध था जिसमें जहरीली गैसों, बमों, टैंकों, हवाई जहाजों व पनडुब्बियों का पहली बार खुलकर प्रयोग किया गया। नवीनतम आविष्कारों के लिए सभी देशों में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न हुई। इसी प्रकार युद्ध के पश्चात भी विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उन्नति हुई थी। इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध की घटना केवल यूरोप ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के इतिहास की दिशा को बदलने वाली घटना थी। इसने विभिन्न देशों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व वैज्ञानिक जीवन पर क्रांतिकारी प्रभाव डाला था। युद्ध में विजेता व विजित दोनों पक्षों को अपार धन जन की क्षति हुई थी। विजेता पक्ष को पेरिस की संधि में निश्चित की गई क्षतिपूर्ति से संतोष नहीं हुआ। दूसरी तरफ विजित देशों की संधि की शर्तों को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस प्रकार शांति की स्थायी स्थापना नहीं हो सकी और मात्र 20 वर्ष बाद एक बार पुनः विश्व युद्ध को महायुद्ध के ध्वंसकारी दृश्य को देखने को विवश होना पड़ा। पृष्ठ 108। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, प्रथम विश्व युद्ध के कारण लिखिए। प्रश्न 2, प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों का उल्लेख कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने में उग्र राष्ट्रवाद तथा उग्र सैनिकवाद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण साम्राज्यवाद था, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3, 1914 के बोस्निया कांड और उसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 4, किन परिस्थितियों के अंतर्गत अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित हुआ था। प्रश्न 5, प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक परिणामों का उल्लेख कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, प्रथम विश्व युद्ध का विस्फोट हुआ था। नंबर 1, 1912 ईस्वी में। नंबर 2, 1914 ईस्वी में। नंबर 3, 1915 ईस्वी में। नंबर 4, 1919 ईस्वी में। सही उत्तर है नंबर 2, 1914 ईस्वी में। प्रश्न 2, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। नंबर 1, प्रेस की भूमिका। नंबर 2, विलियम प्रथम की नीति। नंबर 3,
मार्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। नंबर 4 इंग्लैंड नीति। सही उत्तर है नंबर 3 मार्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। प्रश्न 3 1870 ईस्वी के किस युद्ध में फ्रांस पराजित हुआ? नंबर 1 सेडान के युद्ध में। नंबर 2 सेजको के युद्ध में। नंबर 3 मॉरेन के युद्ध में। नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है नंबर 1 सेडान के युद्ध में। प्रश्न 4 प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ था। नंबर 1 1915, नंबर 2 1916, नंबर 3 1917 और नंबर 4 1918। सही उत्तर होगा नंबर 4 अर्थात 1918। प्रश्न 5 प्रथम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम क्या थे? नंबर 1 राजतंत्र का पतन। नंबर 2 जनतंत्र का विकास। नंबर 3 अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास। नंबर 4 सभी। सही उत्तर है नंबर 4 सभी। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम थे राजतंत्र का पतन, जनतंत्र का विकास, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विकास। प्रश्न 6 प्रथम विश्व युद्ध किस दृष्टि से सर्वाधिक विनाशकारी सिद्ध हुआ? नंबर 1 आर्थिक, नंबर 2 सामाजिक, नंबर 3 सांस्कृतिक, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है नंबर 1 आर्थिक। पृष्ठ 109।